और मजेदार टिप्पणी है। अच्छा, तो कहानी का जो फोकस है वो तो एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी पर है ना? हाँ, उन्हीं पर। एलिजाबेथ जो एक तेज दिमाग वाली ठीक ठाक जमींदार परिवार की लड़की है, और डार्सी जो बहुत अमीर है, थोड़े चुप रहने वाले और शुरू में तो काफी अहंकारी से लगते हैं। समीक्षा के मुताबिक इनके रिश्ते का धीरे धीरे बनना ही कहानी का दिल है। हाँ, पर यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं है। ये समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि असल में दो अलग सामाजिक दुनियाओं का, दो अलग सोच का टकराव भी है। मतलब ऑस्टिन ने बड़ी खूबी से इस प्रेम कहानी के बहाने उस जमाने के बड़े मुद्दे उठाए। जैसे शादी का बाजार कैसा था, समाज में ऊंच नीच कितनी थी, परिवार का दबाव और हाँ, निजी नैतिकता के सवाल। रोमांस तो बस एक परत है, उसके नीचे बहुत कुछ चल रहा है। तो कहानी के नीचे, मतलब सतह के नीचे, ऑस्टिन समाज और रिश्तों पर कुछ गहरे सवाल उठा रही हैं, और ये उपन्यास के नाम में ही छिपा है। प्राइड यानी अभिमान और प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। सही। समीक्षा साफ कहती है कि शुरू में डार्सी का अपनी ऊंची हैसियत का गुरूर और एलिजाबेथ का डार्सी को लेकर बना बनाया नजरिया, मतलब पूर्वाग्रह, यही उनके बीच दीवार खड़ी करता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा भी इशारा करती हैं, कि ऑस्टिन किसी एक को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराती। वो दिखाती हैं कि कैसे दोनों ही अपनी अपनी समझ और वो कहते हैं ना, धारणाओं के कैदी हैं। अच्छा। हाँ, डार्सी का अभिमान उसे दूसरों को, खासकर अपने से नीचे वालों को, कम आंकने पर मजबूर करता है। तो दूसरी तरफ एलिजाबेथ की जो तेजी है, उसका आत्मविश्वास, वो कभी कभी उसे जल्दबाजी में फैसले लेने और हाँ, पूर्वाग्रह पालने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ उनके किरदार की खामी नहीं, ये तो जैसे एक आईना है कि हम सब कैसे अपनी पहली सोच से भटक सकते हैं। ये बात तो है, और शायद उनका इन चीजों से उभरना ही कहानी को आगे बढ़ाता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और जरूरी पहलू है शादी और सामाजिक रुतबा। समीक्षा बताती है कि उस दौर में खासकर औरतों के लिए शादी सिर्फ प्यार नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि अक्सर एक जरूरत थी। आर्थिक सुरक्षा, समाज में जगह, ये सब जुड़ा था। बिल्कुल, और उपन्यास इसे बड़ी ईमानदारी से दिखाता है। देखिए, एक तरफ एलिजाबेथ है, वो मानती है कि शादी प्यार और आपसी इज्जत पर होनी चाहिए, भले उसे कोई कम अमीर विकल्प चुनना पड़े। जैसे वो मिस्टर कॉलिंस को मना कर देती है। हाँ बिल्कुल, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कितना सही रिश्ता होता उसके लिए। पर दूसरी तरफ उसकी दोस्त है चार्लोट लुकास, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है क्योंकि उसके लिए सुरक्षा और एक ठिकाना ज्यादा जरूरी है। ऑस्टिन किसी को सही या गलत नहीं कह रही हैं, वो बस दिखा रही हैं कि औरतों के पास चारा कितना कम था उस वक्त। हाँ, और यही एलिजाबेथ का किरदार और निखरता है। समीक्षा उसे व्यक्तिवाद और समाज के बीच एक तरह की नायिका के तौर पर देखती है। वो सिर्फ शादी नहीं करना चाहती, उसे अपनी शर्तों पर जीना है, अपने आत्मसम्मान के साथ। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि ये उस जमाने के हिसाब से कितना बड़ा कदम था? हाँ जरूर। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि एलिजाबेथ सिर्फ परंपराओं पर सवाल नहीं उठाती, वो उन्हें सीधी चुनौती देती है, खासकर जब बात उसकी अपनी जिंदगी की हो। जैसे इसका बेबाक होना, अपनी राय रखना और सामाजिक दबाव के आगे ना झुकना। ये सब बातें उसे उस वक्त की जो सीधी सादी हीरोइनें होती थीं, उनसे एकदम अलग बनाती हैं। उसे साहित्य की शुरुआती मॉडर्न हीरोइनों में गिनना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी निजी सोच और आजादी को समाज के नियमों से ऊपर रखती है। और ये टकराव हमें एक और जरूरी मुद्दे पर लाता है, वर्ग और दौलत का। समीक्षा कहती हैं कि उपन्यास जमींदार जेंट्री, मतलब बेनेट जैसे परिवार, और ऊंचे तबके के अमीर लोग जैसे डार्सी, बिंगले, लेडी कैथरीन, हाँ, उनके बीच का जो फासला था, तनाव और फासले को बहुत बारीकी से दिखाता है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे का फर्क नहीं है, ये व्यवहार, सोच, उठने बैठने के तरीकों का भी फर्क है। याद है कैसे डार्सी शुरू में बेनेट परिवार के कुछ लोगों के तौर तरीकों पर नाकसी करता है? हाँ बिल्कुल। या फिर लेडी कैथरीन कैसे एलिजाबेथ को बार बार उसकी कम हैसियत का एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं। ये सब उस जमाने के वर्ग भेद को साफ दिखाता है। लेकिन समीक्षा का एक और दिलचस्प पॉइंट यह है कि ऑस्टिन ये भी दिखाती हैं कि कैसे इंसान का असली चरित्र, उसके गुण इन सामाजिक दीवारों को तोड़ सकते हैं। जैसे डार्सी के मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत बढ़ती है। बिल्कुल, वो उसके परिवार या पैसे से नहीं, उसके व्यक्तित्व से, उसकी जहानत से प्रभावित होता है। चलिए अब जरा पात्रों पर थोड़ी और बात करें। एलिजाबेथ बेनेट, समीक्षा उसे बुद्धिमान, हाजिर जवाब, आजाद ख्यालों वाली और नैतिक रूप से सही बताती है, पर क्या उसमें कोई कमी नहीं है?
कमियां क्यों नहीं है? समीक्षा ये भी बताती है कि उसकी यही तेज बुद्धि और आत्मविश्वास कभी कभी उसे पूर्वाग्रह की तरफ ले जाते हैं। वो पहली सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती है, खासकर विक्रम के बारे में। हाँ, वो तो है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी, जो समीक्षा भी मानती है, वो ये है कि वो अपनी गलतियां मानती है और उनसे सीखती है। उसका जो विकास है ना, वो बाहरी हालात से ज्यादा अंदरूनी सोच विचार से होता है। और मिस्टर डार्सी, शुरू में तो वो बिल्कुल नापसंद आते, घमंडी, अलग थलग रहने वाले। समीक्षा उनके बदलाव को कैसे देखती है? क्या ये सचमुच का लगता है? समीक्षा डार्सी के किरदार के विकास को उपन्यास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानती है। उसका बदलना अचानक नहीं होता। देखिए, एलिजाबेथ की बातें हैं, उसके अपने काम, और फिर एलिजाबेथ के लिए उसका बढ़ता हुआ आकर्षण, ये सब चीजें मिलकर उसे बदलती हैं। वो सीखता है कि सिर्फ समाज में रुतबा होना ही सब कुछ नहीं है, और उसका जो शुरू का घमंड था, वो असल में उसकी अपनी कुछ हिचकिचाहटों और समाज की सीख का नतीजा था। समीक्षा कहती है कि उसका अंदर से बदलना और फिर उसे अपने बर्ताव में दिखाना, ये उसके किरदार को गहराई और विश्वसनीयता देता है। ये दिखाता है कि लोग बदल सकते हैं अगर वो चाहें। ये तो हुई मुख्य किरदारों की बात, लेकिन दूसरे पात्र भी तो कहानी में रंग भरते हैं। मिस्टर बेनेट का जो व्यंग है वो हंसाता तो है, पर एक पिता के तौर पर उनकी लापरवाही थोड़ी चिंता भी देती है। और मिसेस बेनेट, वो तो बस अपनी बेटियों की शादी कराने के पीछे पड़ी हैं। समीक्षा की उनके बारे में क्या कहती है? समीक्षा मिसेस बेनेट को एक पेचीदा किरदार मानती है। हाँ, वो मजाकिया हैं, उनकी हरकतें कई बार शर्मिंदा भी करती हैं, लेकिन वो उस समाज की देन भी हैं जहाँ एक माँ की सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना था, और शादी ही उसका एक जरिया थी। सही बात है। तो उस व्यवस्था की शिकार भी हैं और उसे बढ़ावा देने वाली भी। इसी तरह मिस्टर बेनेट का व्यंग और दुनिया से कटा रहना एक तरह से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचने का उनका तरीका है। ये पात्र सिर्फ हंसाते या परेशान नहीं करते, ये उस समाज की अलग अलग परतें खोलते हैं। समीक्षा कहती है कि कुछ पात्र, जैसे लिडिया या किटी, शायद उतने गहरे नहीं हैं, वो कथानक उपकरण जैसे ज्यादा लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कथानक उपकरण या प्लॉट डिवाइस का मतलब है कि कुछ किरदारों का मुख्य काम कहानी को आगे बढ़ाना होता है या किसी खास मुद्दे को सामने लाना होता है। जरूरी नहीं कि उनके अपने किरदार में बहुत गहराई या उतार चढ़ाव हो। अच्छा। जैसे लिडिया का विक्रम के साथ भाग जाना, ये कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है ना? इससे डार्सी को अपनी अच्छाई दिखाने का मौका मिलता है, और एलिजाबेथ का विक्रम को लेकर जो भ्रम था वो टूटता है। हाँ, समझ गया। तो समीक्षा मानती है कि जहां एलिजाबेथ और डार्सी जैसे किरदार मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरे हैं, वहीं कुछ सहायक पात्र कहानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई कमी हो, ये अक्सर लेखन का एक तरीका होता है जहां फोकस कुछ मुख्य किरदारों और समाज पर होता है। अब आते हैं ऑस्टिन की लिखने की शैली पर। समीक्षा कहती हैं कि उनकी शैली में विट यानी हाजिर जवाबी, आयरन यानी विडंबना, और सटायर यानी व्यंग कूट कूट कर भरा है। वो समाज की कमियों पर सीधे उंगली नहीं उठाती, बल्कि मजाक और कटाक्ष से बात कहती हैं। बिल्कुल, और उनका व्यंग कभी कड़वा या भाषण जैसा नहीं लगता। वो किरदारों की बातचीत, उनकी सोच और जो घटनाएं होती हैं, उनके जरिए सामाजिक दिखावे और बेवकूफियों को उजागर करती हैं। जैसे मिस्टर कॉलिंस का वो चापलूसी भरा रवैया, हाँ। या लेडी कैथरीन का अपनी हैसियत का रौब दिखाना, ये हंसाता भी है और उस समाज की सच्चाई भी दिखाता है। एक और खास बात, जैसा समीक्षा में भी है, वो है संवादों का महत्व। कहानी ज्यादातर किरदारों की बातचीत से ही आगे बढ़ती है। सही। इससे पढ़ने वाला सीधे उनके रिश्तों और उनके बीच के तनाव को महसूस कर पाता है। समीक्षा में खास तकनीक का भी जिक्र है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में ये क्या है? इसे ऐसे समझे कि कहानी तो कोई तीसरा व्यक्ति सुना रहा है ना? पर बीच बीच में वो बड़े सहज तरीके से किसी किरदार के, खासकर एलिजाबेथ के विचारों और भावनाओं को उसी की जुबान में कहने लगता है, बिना ये कहें कि एलिजाबेथ ने सोचा। अच्छा, मतलब जैसे कहानी सुनाने वाला थोड़ी देर के लिए एलिजाबेथ बन जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे कथावाचक थोड़ी देर के लिए किरदार के दिमाग में घुस गया हो और हमें उसकी अंदरूनी दुनिया दिखा रहा हो। समीक्षा ऐसे ऑस्टिन की एक बड़ी खूबी मानती है, क्योंकि ये पढ़ने वाले को किरदार के और करीब ले आता है। उसकी सोच और भावनाओं से सीधे जोड़ता है। इससे हमदर्दी पैदा होती है और हम किरदारों को बेहतर समझ पाते हैं। अच्छा, तो ये सब खूबियां हैं। समीक्षा उपन्यास की मुख्य ताकतों को कैसे गिनवाती है? समीक्षा कई बातों पर जोर देती है। पहली जाहिर है, यादगार और जटिल पात्र, खासकर एलिजाबेथ और डार्सी। उनका जो सफर है वो आज भी पाठकों को अच्छा लगता है।
हाँ। दूसरी, तीखी लेकिन मजेदार सामाजिक आलोचना, वर्ग भेद, शादी का बाजार, महिलाओं की स्थिति पर कटाक्ष। तीसरी, रोमांस और यथार्थवाद का संतुलन। ये कोई सपनों की दुनिया नहीं है, बल्कि असल सामाजिक मुश्किलों के बीच पनपने वाली प्रेम कहानी है। और चौथी, जैसा हमने कहा, हास्य और व्यंग्य का बेहतरीन इस्तेमाल। वो गंभीर बातों को भी हल्का फुल्का बनाए रखता है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी बताई गई हैं? कोई भी क्लासिक एकदम परफेक्ट तो शायद नहीं होता। हाँ, कुछ बातें हैं जिनका जिक्र समीक्षा करती है। एक तो ये कि आज के ज़माने में जो तेज़ रफ्तार उपन्यास पढ़ने के आदी हैं, उन्हें इसकी गति थोड़ी धीमी लग सकती है। कहानी धीरे धीरे खुलती है, किरदारों को जमने में वक्त लगता है। ये बात तो शायद उस दौर के कई उपन्यासों पर लागू होती होगी, है ना? और कोई आलोचना? एक और मुद्दा उठाया जाता है, वो है शादी पर बहुत ज्यादा जोर। समीक्षा मानती है कि ये उस समय की सच्चाई थी कि महिलाओं की जिंदगी का केंद्र अक्सर शादी ही होती थी, क्योंकि उनके पास दूसरे रास्ते बहुत कम थे। सही। लेकिन आज के पाठक, जिनके लिए दुनिया बहुत बदल गई है, उन्हें ये थोड़ा सीमित या शायद पुराना लग सकता है। हालांकि इसे उपन्यास की कमी कहने के बजाय उस दौर का आईना मानना ज्यादा सही होगा। और जैसा हमने पहले बात की, कुछ सहायक किरदारों का कम विकसित होना भी एक पॉइंट है। इन कुछ आलोचनाओं के बावजूद इसमें तो कोई शक नहीं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस आज भी जबरदस्त लोकप्रिय है। समीक्षा इसकी स्थायी विरासत और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता के बारे में क्या कहती है? समीक्षा इसे सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि एक जीती जागती रचना मानती है। देखिए ना, इसके कितने रूपांतरण हुए हैं, फिल्में, टीवी सीरियल, आजकल के ज़माने के हिसाब से लिखी गई कहानियाँ, ये सब बताते हैं कि लोग इसे आज भी पसंद करते हैं। बिल्कुल। और अब जहाँ तक प्रासंगिकता की बात है, वो तो आज भी बहुत है। एलिजाबेथ का अपने आत्मसम्मान और आज़ाद सोच के लिए खड़े होना, ये आज भी प्रेरणा देता है। वर्गभेद और पहली धारणाओं के खतरों पर जो उपन्यास की टिप्पणी है, वो आज के समाज पर भी उतनी ही लागू होती है, भले ही वर्गभेद के तरीके बदल गए हों। हाँ, ये बात तो है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये मुद्दे, सामाजिक दबाव, अपनी ईमानदारी बनाए रखना, प्यार और पैसे का चुनाव, ये सब आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और एलिजाबेथ बेनेट खुद समीक्षा के हिसाब से आज भी एक आइकॉन क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरोइन नहीं है। समीक्षा उन्हें बुद्धि, हिम्मत, अपनी गलतियां मानने की ताकत और सबसे बढ़कर अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा का प्रतीक मानती हैं। वो दिखाती हैं कि समाज की उम्मीदों के आगे झुके बिना भी इज्जत और खुशी पाई जा सकती है। ये संदेश हर पीढ़ी के लिए जरूरी है। तो कुल मिला के इस समीक्षा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक अच्छी रोमांटिक कहानी नहीं, बल्कि जेन ऑस्टिन की तेज बुद्धि और गहरी सामाजिक समझ का सबूत है। ये अभिमान, पूर्वाग्रह, समाज के ऊंच नीच और इंसानी रिश्तों की उलझनों का एक ऐसा ताना बाना है जिसे हास्य, व्यंग्य और रोमांस के धागों से बहुत खूबसूरती से बुना गया है। बिल्कुल। और एलिजाबेथ और डार्सी की जो यात्रा है, गलतफहमी और टकराव से शुरू होकर आपसी समझ, इज्जत और प्यार तक पहुंचना, ये साहित्य की सबसे यादगार और दिल को छूने वाली यात्राओं में से एक है, जैसा कि समीक्षा भी कहती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एलिजाबेथ बेनेट ने अपने जमाने में अपनी खुशी, आत्मसम्मान और समाज की उम्मीदों के बीच संघर्ष किया। आज की दुनिया में जहां सामाजिक दबाव के रूप शायद बदल गए हैं, हो सकता है ये सोशल मीडिया का दबाव हो, करियर की दौड़ हो या परिवार और समाज की नई तरह की उम्मीदें हों, वहां अपनी निजी सच्चाई और अपने मूल्यों पर टिके रहते हुए इन बाहरी उम्मीदों से निपटना, ये चुनौती कितनी अलग है या कितनी वैसी ही है? क्या एलिजाबेथ के संघर्ष और उसकी जीत से आज भी हम कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।